वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इस टेस्ट के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ओके, और बदले हुए पैटर्न के अनुसार बच्चों नीट का पैटर्न पेपर का थोड़ा सा बदल गया है। इसमें आपके क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट के 2 सेक्शन में होंगे। इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी नाम से जो है सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे आपके पेपर में, और हर सब्जेक्ट से 45 की बजाय 50 क्वेश्चंस आएंगे। और बच्चों यहाँ पर 50 क्वेश्चंस में 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो 35 क्वेश्चन का होगा, जिसमें टोटल आपको करने होंगे 35। दूसरा सेक्शन जो होगा उसमें बच्चों 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चंस जो भी आपको अच्छे से आता हो उसको अटेम्प्ट करना है। सब मिला जुला के 45 क्वेश्चन पहले भी करने होते थे और 45 क्वेश्चन अभी भी आपको करने हैं फिजिक्स में, और ऐसे हर सब्जेक्ट में होंगे बच्चों। और यहाँ के अंदर आपके लिए और अच्छी बात है कि 5 क्वेश्चन का चॉइस मिल जा रहा है। जो दूसरा सेक्शन है उसमें बच्चों क्या हो रहा है, 15 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से केवल 10 करना है। तो जो बच्चा पढ़ के जा रहा है उसे हम मान के चल रहे हैं 15 में से 10 तो उसे हर हाल में आएगा। तो वो सेक्शन तो आप शायद ही कोई क्वेश्चन गलत करो, लेकिन घबरा के बच्चों गलत क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना। जो आपको ना आता हो उसको छोड़ करके आप वो सिलेक्ट करिएगा जो आपको आता हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। ओके, तो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के बच्चों सॉल्यूशंस को डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके सामने यहाँ आ गया। कहा गया है एरिया पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर पी इक्वल टू दिस एंड क्यू इक्वल टू दिस। बच्चों यहाँ वेक्टर फॉर्म में किसी पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल्स को मेंशन किया गया है और उस पैरेललोग्राम का एरिया पूछा गया है। हम लोग सेक्शन ये को कर रहे हैं बच्चों स्टार्ट, और इसमें 35 क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं यहाँ पर बच्चों, हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सलूशन। देखिए, किसी पैरेललोग्राम का बच्चों अगर डायगोनल दिया गया हो, सपोज करिए ये मेरे पास कोई एक पैरेललोग्राम है, इसके 2 डायगोनल्स दे दिए जाएं। एक डायगोनल ये हो गया बच्चों यहाँ कहीं ऐसे ऐसे लगभग, और अगला डायगोनल यहाँ पर ऐसे कहीं मैंने दिखा दिया। यहाँ पर इसका नाम मैं रख देता हूँ, फिलहाल यहाँ नाम जो रखा गया वो P और Q से रखा गया है। डायगोनल P और डायगोनल Q 2 वेक्टर के द्वारा ऐसे शो किए गए हैं। तो बच्चों अगर इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया पता करना हो तो सिंपली एरिया की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर जो होगी, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो यहाँ P क्रॉस Q हम लोग कर लेंगे। P क्रॉस Q करके उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको हाफ कर देंगे। यहाँ पर बच्चों एरिया के इक्वल हो जाएगा। अगर यही P और Q इसके 2 आर्म के द्वारा दिखाए गए होते तो सिंपली एरिया की वैल्यू P क्रॉस Q आता, लेकिन यहाँ पर डायगोनल्स मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले बच्चों P क्रॉस Q की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। P क्रॉस Q की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहाँ पर सिंपली हमारे पास जो तरीका होता हम लिखेंगे I कैप, J कैप, K कैप, और एक बार I कैप को आप रिपीट कर लो, या आप 3 स्टेप में करना चाहो, जो सीखे हो आप वो करो। यहाँ के अंदर बच्चों वेक्टर P को कहा गया 2 टाइम्स ऑफ I कैप। वेक्टर P को बच्चों जो मेंशन किया गया है, कहा गया 2 टाइम्स ऑफ I कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ J कैप। K कैप नहीं है तो मैं बढ़ा देता हूँ 0 टाइम्स ऑफ K कैप। और वेक्टर Q जो कि दूसरा डायगोनल है उसको बच्चों दिखाया गया I कैप प्लस 4J कैप। यहाँ पर इसको मेंशन किया गया I कैप प्लस 4 टाइम्स ऑफ J कैप, और यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास है K नहीं है तो 0 टाइम्स ऑफ K कैप, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर I का कोएफिशिएंट मेरे पास 2 हुआ, J का कोएफिशिएंट 3 हुआ, K का कोएफिशिएंट 0 हुआ, I का कोएफिशिएंट 2 एक बार रिपीट कर लिया। दूसरे में गए बच्चों, यहाँ के अंदर हमारे पास 1 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ के अंदर बच्चों 0 हो गया, और I का कोएफिशिएंट फिर से एक बार लिख दिया जो कि 1 है। चलिए, और P क्रॉस Q पहले हम लोग निकाल के देख लेते हैं आता क्या है। P क्रॉस Q की जो वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर मेरे पास होगी I कैप, बच्चों ये वाला पहले सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 0 मीन्स 0, माइनस 4 इंटू 0 मीन्स 0, तो यहाँ के अंदर हो गया 0 माइनस 0, प्लस आप J कैप। जब 4 स्टेप में आप करते हो बच्चों, यहाँ 4 कॉलम में आपने डिवाइड किया तो प्लस ही वहाँ लिखा जाता है।
यहाँ जे कैप को छोड़कर यहाँ एरो लगाएंगे, 0 × 1 0 एंड 0 × 2 0, तो यहाँ पे हो गया 0 माइनस ऑफ 0। यहाँ पर बच्चों प्लस हमारे पास हो जाएगा प्लस के टाइम्स ऑफ के कैप इंटू यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग ढक लेंगे, इसको भूल जाएंगे, यहाँ एरो लगाएंगे 2 × 4 दैट मीन्स 8 माइनस ऑफ 3। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 8 माइनस 1 × 3 मीन्स 3। तो बच्चों यहाँ पर P क्रॉस Q की जो वैल्यू मेरे पास आ गया, P क्रॉस Q का जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 5 टाइम्स ऑफ के कैप। तो मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों इस तरह से P क्रॉस Q का जो मैग्नीट्यूड होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 5। और यहाँ एरिया हमें कैलकुलेट करना है बेटा, तो एरिया की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो हो जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड मीन्स हाफ टाइम्स ऑफ 5 दैट मीन्स 2/5। जो भी यूनिट है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिलहाल यहाँ के लिए जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेटा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस। बच्चों यहाँ पे हमसे कहा गया है इफ द रिजल्टेंट ऑफ n फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 0। एक पॉइंट पर डिफरेंट फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं और उनका रिजल्टेंट 0 है, लेकिन कंडीशन ये है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल है। ठीक है बेटा, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल है। साफ साफ शब्दों में लिखा डिफरेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पर बच्चों मान लो सेम मैग्नीट्यूड की बात अगर कही गई होती या डिफरेंट मैग्नीट्यूड का कंडीशन ना लगाया गया होता तो मैं ऐसे दिखा देता कि भाई दो फोर्सेज हैं, जितना इधर उतना इधर, नेट 0 हो गया। लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड के फोर्स मिल करके ऐसे 0 नहीं कर सकते। इसका मतलब 0 करने के लिए यहाँ पर बच्चों कम से कम जो फोर्स की नीड होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है बच्चों, मान लो दो फोर्स बच्चों ऐसे हों अलग अलग मैग्नीट्यूड के, इनका रिजल्टेंट कहीं जा रहा होगा, सपोज करिए रिजल्टेंट रहा। अगर इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट उतने ही मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट के बराबर मैग्नीट्यूड का यहाँ फोर्स लगा दिया जाए तो यहाँ के अंदर नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तीनों का 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ के लिए फिलहाल आंसर जो हो गया वो हो गया सी। ठीक है, यहाँ के लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सी। इसको कई तरह से देखा जा सकता है, जैसे सपोज करो 2 न्यूटन, सपोज करो बेटा यहाँ के अंदर 8 न्यूटन, सपोज करो यहाँ पर ये हो गया 10 न्यूटन। एक ही पॉइंट पर बच्चों ये तीनों फोर्स अगर ऐसे लग जाएं नेट फोर्स 0 हो जाएगा, या ये कंडीशन बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फिलहाल मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स की जो आवश्यकता होगी जिसको स्मॉल n से दिखाया गया है वो होगी 3, क्योंकि यहाँ ये शर्त लगा दिया गया है कि मैग्नीट्यूड अनइक्वल होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। बच्चों दो वेक्टर यहाँ के अंदर हमको गिवन है। वेक्टर ये विच इज गिवन हियर 2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस ऑफ यहाँ के अंदर बच्चों दिया हुआ है के कैप, और दूसरा वेक्टर बी जो हमको दिया है दिस इज रिटन हियर वेक्टर बी इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ आई कैप एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप, और फिर बच्चों आगे लिखा गया -4 टाइम्स ऑफ के कैप। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा कि हमसे पूछा गया डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सबसे पहले हम उसको निकाल लेते हैं। होगा वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर ये कहलाएगा। बच्चों यहाँ के अंदर इन दोनों को सम कर देंगे, 2 आई कैप -3 आई कैप मुझे मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ आई कैप, यहाँ पर 3 जे कैप प्लस 2 जे कैप ये हो गया बच्चों 5 टाइम्स ऑफ जे कैप, के कैप -4 के कैप ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -3 टाइम्स ऑफ के कैप। ऐसे हो गया बच्चों। यहाँ पर यूनिट वेक्टर
एलॉन्ग ये प्लस बी हमें चाहिए है, यानी ये और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके एलॉन्ग हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब किसी गिवन वेक्टर के एलॉन्ग हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो बच्चों उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ के अंदर बच्चों हम लोग वही काम करेंगे, वेक्टर ये प्लस ऑफ वेक्टर बी, इसका जो भी वैल्यू है बच्चों, जो भी रिजल्ट है, इसको हम इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के एलॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर बच्चों वेक्टर आपको दिख रहा है, ये है माइनस आई कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 3 टाइम्स ऑफ के कैप। और इसका अगर बच्चों रिजल्ट इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस आप जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस आप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस 25 26 हो गया प्लस 9 26 प्लस 9 35। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आंसर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ के कैप, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 35। ठीक है बेटा, यहाँ पर यही हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और इस तरह से चॉइस वाइज अगर देखें तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो मैच कर रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मैचिंग ऑप्शन जो यहाँ मुझे दिख रहा है बच्चों वो है ऑप्शन सी। ओके, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज वेक्टर ये मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस से बच्चों कोई वेक्टर है जो सेम एंगल बना रहा है, ऑब्वियसली स्पेस में कहीं होगा। जितना एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उतना ही वाई के साथ, उतना ही जेड के साथ। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन कोजाइंस, वहाँ पे किसी वेक्टर के द्वारा सपोज करिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये बच्चों एक्स एक्सिस है और यहाँ पे कहीं जेड एक्सिस होगा। मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास जेड एक्सिस रहा। कोई वेक्टर स्पेस में है जिसको यहाँ 2D में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ सपोज करिए वेक्टर ये है, इसके द्वारा x के साथ अल्फा एंगल बनाया गया, y के साथ बीटा एंगल बनाया गया और z के साथ सपोज करिए गामा एंगल बनाया गया हो। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन रहा हो, z के साथ गामा एंगल बनाया गया हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा था कि अगर हम बच्चों यहाँ पे निकाल लें, सपोज करिए अल्फा बीटा गामा यहाँ एंगल हैं जो वेक्टर के द्वारा x और y और z एक्सिस से बनाए गए हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोगों ने डायरेक्शन कोजाइंस कहा था। और एक वहाँ पे बच्चों ट्रिक ये मिल रहा था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आप कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू बच्चों आप लोग याद करिए 1 आ रहा था। तो यहाँ पर क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, सेम एंगल बन रहा है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है और इस वजह से कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको भी हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। इस तरह से बच्चों यहाँ के अंदर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया इक्वल टू 1। दिस मीन्स बेटा यहाँ के अंदर जो हमारे पास होगा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वो हो जाएगा 1/3, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/√के अंदर 3 आ गए। ठीक है, अब मान लो मुझे कंपोनेंट निकालना हो उस वेक्टर का, x कंपोनेंट अगर मुझे निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर a का x कंपोनेंट, वेक्टर ये जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है वो अल्फा अगर है तो x कंपोनेंट हो जाएगा ये कॉस अल्फा। और क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों सेम हैं तो ये y इक्वल टू ये कॉस बीटा जो कि अल्फा के बराबर है, इसलिए तीनों कंपोनेंट भी आपस में बराबर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब यहाँ के अंदर मैं x कंपोनेंट निकालूं, मैं y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालूं, मैं z कंपोनेंट निकालूं, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। हम चाहे यहाँ पर ये कॉस अल्फा कहें या ये कॉस बीटा कहें या ये कॉस गामा कहें, क्योंकि बच्चों यहाँ अल्फा बीटा गामा सब इक्वल ही हैं तो इसलिए ये तीनों कंपोनेंट्स भी सेम होंगे। यही इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये कॉस अल्फा। ठीक है,
यहाँ के अंदर बच्चों ये cos अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा 1/√, के अंदर 3 आ रहा है, तो हमारा यहाँ रिजल्ट क्या आ गया, ये √, के अंदर 3। ठीक है, यही यहाँ के लिए आंसर होगा बच्चों। और इस तरह से जो करेक्ट चॉइस यहाँ मैच करेगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट मैचिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ये। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हेन अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज हीटेड। यहाँ पर बच्चों बाई मेटेलिक स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 मेटल होंगे ऐसे बच्चों, एक दूसरे से जुड़े होंगे लाइक दिस, ऐसे। यहाँ पर इसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सपोज करिए α1 है और इसके लिए यहाँ पर α2 है। तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर समान रूप से बढ़ेगा, लेकिन जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा एक्सपेंडेबल है, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर को जब बढ़ाया जाएगा तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर इसका रूप कुछ ऐसे हो जाएगा, समव्हाट लाइक दिस। यहाँ पर बच्चों इसका शेप कुछ इस तरह का रूप ले लेगा, लाइक दिस, ऐसे। इसमें बच्चों जो ज़्यादा एक्सपेंडेबल पार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा फैलने वाला हिस्सा होगा वो आउटर साइड में रहेगा, वो कॉन्वेक्स साइड में रहेगा। क्योंकि ये ज़्यादा फैल रहा है तो ये इसका लेंथ ज़्यादा होगा तो आउटर में रहेगा, तभी तो ज़्यादा हो पाएगा। यहाँ पर इस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर बन जाएगा α1 α2। बच्चों ये तब बनेगा जब α1 ग्रेटर देन क्या हो, α2, मतलब मोर एक्सपेंडेबल पार्ट कहाँ पे हो, आउटर साइड में हो, कॉन्वेक्स साइड में हो। तो बच्चों यहाँ के लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये बोल रहा है डजंट बेंड एट ऑल, बेंड होगा ही नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है। बी में कहा गेट्स ट्विस्टेड इन दी फॉर्म ऑफ हेलिक्स, नहीं सर हेलिक्स के फॉर्म में कहाँ आ रहा है ये। यहाँ पे कहा गया बेंड इन दी फॉर्म ऑफ एन आर्क विथ मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड, यस। यहाँ के अंदर बच्चों यही क्वेश्चन सही हो, यही ऑप्शन यहाँ के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट चॉइस जो हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे वो होगा ऑप्शन सी। ओके, समझ आया बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न। बच्चों हमसे कहा गया अ यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बार पेंडुलम। मेटल रॉड है जो कि यूनिफॉर्म है बच्चों, उसको बार पेंडुलम की तरह से यूज किया जा रहा है। इफ़ द रूम टेम्परेचर राइजेज बाई 10 डिग्री सी, भाई रूम टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो मेटल है पेंडुलम में उसका भी टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होगा तो लेंथ उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज 2 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सी। कहा गया है पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल है परसेंटेज इंक्रीज ऑफ। बच्चों पीरियड इन द सेंस यहाँ टाइम पीरियड से है, किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर रूट के अंदर यल, ऐसे होगा। जब यहाँ के अंदर क्या होगा कि लेंथ बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ जब बढ़ेगा तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड हमसे पूछा गया क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज यहाँ टाइम पीरियड क्या होगा। सपोज करिए मैंने यहाँ टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट किया है वो सपोज करिए डेल्टा थीटा का किया है, तो यहाँ पर सिंपली परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड जो होगा वो होगा T1 - T2, ये तो इंक्रीज हुआ। यहाँ के अंदर T2 - T1 माफ करेगा, T2 - T1 ये इंक्रीज हुआ, बड़ा माइनस छोटा करेंगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ये फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट हुआ, और बच्चों मल्टीप्लाइड बाय यहाँ के अंदर क्या हो गया 100, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ। बच्चों इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर T2 जो टाइम पीरियड है ये फाइनल वाले केस में है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तब का है। यहाँ के अंदर बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। सपोज करिए अब इसका लेंथ, कोई बार पेंडुलम है बेटा, इसका लेंथ पहले यल था, पहले इसका लेंथ क्या था, यल था, और बाद में क्या हुआ, इसका लेंथ बच्चों क्या हुआ, बढ़ गया होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा थीटा के बराबर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, इसका लेंथ बढ़ गया है। सपोज करिए पहला जो लेंथ था दैट वाज यल नॉट, तो अब जो लेंथ यहाँ के अंदर है उसको मैं यल मान लेता हूँ। यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास हो जाएगा
T2 मतलब यहाँ के अंदर यल हो गया माइनस ऑफ इनिशियल लेंथ जो यहाँ के अंदर था स्क्वायर रूट के अंदर, इसके अनुसार मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास हो गया यल नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा यल नॉट। प्रोपोर्शनलिटी वाले रूल से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करना है बच्चों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस मेटल रॉड का लेंथ पहले यल नॉट था बच्चों पहले, वो रॉड का लेंथ बढ़ करके यल हो गया। तो यहाँ पर यल की वैल्यू यल नॉट से अगर कोरिलेट करें तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर यल नॉट 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे आएगा बच्चों। माइनस यहाँ के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर यल नॉट, दिस होल मच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर यल नॉट, ऐसे हो गया मल्टीप्लाइड बाई 100। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है इसको पावर हाफ लिख सकता हूँ, और स्क्वायर रूट में यल नॉट यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, सिंपल सा यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा की पावर हाफ माइनस आप यहाँ के अंदर क्या बच जाएगा 1, क्योंकि स्क्वायर रूट में यल नॉट कॉमन होकर कैंसिल हो चुका है ऊपर नीचे से। दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई क्या है बेटा 100। ठीक है, यहाँ परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा गया, आई होप देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट बच्चों हमको बताना है। तो देखो आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए बेटा बायनॉमियल एक्सपेंशन का थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा कितना 1 प्लस ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा माइनस ऑफ 1 इंटू 100। तो बच्चों यहाँ 1 1 कैंसिल हो गए। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास इसको एज ए फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ परसेंटेज चेंज इन दी टाइम पीरियड डेल्टा टी डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों। इतने पार्ट की जो वैल्यू मेरे पास हो गई वो कुछ ऐसे आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, अब यहाँ चीज़ों की वैल्यू जो है हम रख देते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन हैं, अल्फा की वैल्यू है हाफ, अल्फा के स्थान पे लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -6। टेम्परेचर में होने वाला जो इंक्रीमेंट है दैट इज 10। टेम्परेचर राइज दिया है 10 डिग्री सी, और यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया हमारे पास 100। तो 2 से हो जाएगा कैंसिल आउट बच्चों। यहाँ के अंदर मेरे पास ये हो गया 1000 यानी 10 की पावर 3, और 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई होके आ गया 10 की पावर -3। तो 1 इंटू 10 की पावर -3 इसका आंसर होगा। यही परसेंटेज चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ के लिए जो करेक्ट जाएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज 20 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सी इज मिक्सड विथ m ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सी। ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट फाइनली ऑल आइस एंड स्टीम कन्वर्ट्स इनटू वाटर इज। बच्चों यहाँ के अंदर देखो, समझो इसको बारीकता से। आइस है कितने पर है -10 डिग्री सी, बहुत लोअर टेम्परेचर पे है। कितना आइस है, आइस का अमाउंट दिया हुआ है 10 ग्राम। ओके, 10 ग्राम नहीं 20 ग्राम, माफ करिएगा 20 ग्राम। और दूसरा पार्ट दिया हुआ स्टीम, यहाँ पे बच्चों स्टीम है, और स्टीम जो है वो 100 डिग्री सी पे है। इसका टेम्परेचर बच्चों 100 डिग्री सी है, और इसका मास जो है वो अननोन है दैट इज यम। यहाँ पर यम ग्राम है, ये पता नहीं यम की वैल्यू क्या है, बशर्ते यम ग्राम है। बच्चों कह रहा है यम की कम से कम कितनी वैल्यू हो कि पूरा का पूरा स्टीम भी वाटर बन जाए, और ये जो बर्फ है, जो बच्चों आइस है जो कि -10 डिग्री सी पर है, वो भी वाटर में बदल जाए। देखो बच्चों, इनफैक्ट क्या होगा, ये वाला क्या करेगा, हीट एनर्जी देगा, और ये वाला क्या करेगा, हीट एनर्जी को लेगा। जब ये हीट एनर्जी को लेगा तो सबसे पहले ये जो आइस है बच्चों, ये अपने आप के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, 0 डिग्री सी तक जाएगा।
यहाँ पर बच्चों मैं ऐसे दिखा देता हूँ, पहले ये बच्चों 0 डिग्री सी तक जाएगा। 20 ग्राम आइस जो है, मैं बार बार अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों जो आइस हमारा है अभी भी आइस रहेगा, बशर्ते यहाँ पर -10 डिग्री सी से इसका टेम्परेचर राइज होगा तो यहाँ 0 डिग्री सी तक आएगा। ये हीट कहाँ से पा रहा है? यहाँ से पा रहा है। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, अब ये 0 डिग्री सी पे आ चुका है, ठीक है। 0 डिग्री सी के बाद इसे क्या बनाना है? वाटर बनाना है। यहाँ पर बच्चों अब कुछ और हीट सप्लाई होगा यहाँ से और ये बन जाएगा वाटर। यहाँ पर ये भी 0 डिग्री सी पे होगा। अब ये सब हीट एनर्जी ये यहाँ से पा रहा है, ठीक है बच्चों। तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी दे पाएगा, लेकिन कहा कम से कम कितना हो कि ये भी वाटर बन जाए और ये भी वाटर बन जाए। तो बच्चों ये भी वाटर बनना है, क्योंकि ये जब हीट एनर्जी को देगा तो इसका ये पहले जो है वाटर बनने की कोशिश होगा। वाटर बनेगा पहले 100 डिग्री सी पर, ये इस रास्ते में क्या होगा? वाटर बनेगा। वाटर बनेगा 100 डिग्री सी पर था, और यहाँ पर स्टीम से जब वाटर बनेगा तो वो वाटर भी 100 डिग्री सी पर होगा। और बच्चों वो वाटर फाइनली यहाँ तक आएगा, इस टेम्परेचर तक आएगा, ठीक है। उसका टेम्परेचर फॉल होगा क्योंकि हीट एनर्जी को दे रहा तो यहाँ तक आएगा, और इधर से ये वाटर बन चुका होगा, इधर से ये भी वाटर बन चुका होगा और एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर ये वाटर बन गया और प्लस यहाँ के अंदर ये जो स्टीम था वो भी क्या बन चुका होगा? वाटर बन चुका होगा 0 डिग्री सी पर। अब ये पूरा मिक्सचर बन गया है, ठीक है। ये जो वाटर है ये बच्चों पहले आइस था और ये बना हुआ है, और ये जो है ये पहले स्टीम था और वाटर बन गया। ये कन्वर्जन होना है तो हीट एनर्जी टेकन, हीट एनर्जी गिवन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो बच्चों यहाँ के अंदर हम लोग यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। हीट एनर्जी गिवन, यहाँ से यहाँ तक आने में स्टीम के द्वारा जो हीट एनर्जी यहाँ के अंदर बच्चों दी गई होगी, सपोज करिए हीट m ग्राम स्टीम जो कि 100 डिग्री सी पर है और वाटर में 100 डिग्री सी तक आया, तो यहाँ के अंदर हो जाएगा m इंटू यल। यल क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह सकते हो उसको बच्चों, ये कन्वर्जन का लेटेंट हीट आ जाएगा। प्लस यहाँ के अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ m इंटू यल, जो कि यहाँ के लिए बच्चों 540 होता है। 540 गिवन भी है, 540 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगा। अब ये वाटर जो बना है अब ये यहाँ तक आएगा, तो बच्चों यहाँ के लिए हो जाएगा यम यस की वैल्यू 1 होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा थीटा। 100 से कितने पर आ रहा है? 0 से पर आ रहा है, तो बच्चों यहाँ के अंदर ये हो जाएगा 100 माइनस 0। दिस मच विल बी इक्वल टू, यहाँ के अंदर इधर से आइए, जब -20 से -10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक आ रहा है तो यहाँ के अंदर हो जाएगा यम जो कि 20 ग्राम है, यस। आइस के लिए बच्चों जो स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम। देख लीजिए इसमें दिया भी है, यहाँ के अंदर बच्चों आइस के लिए स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास होगा वो होगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। यहाँ पर 0.5 आ गया। यम यस इंटू डेल्टा थीटा, ये कन्वर्जन देखिए -10 से 0, तो 0 माइनस 10, सिंपली मैं यहाँ के अंदर बच्चों 10 लिख देता हूँ। 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। और फिर यहाँ से यहाँ जाना है, ये यहाँ से यहाँ जाना है। अब ये आइस क्या बनेगा? वाटर में कन्वर्ट होगा, यम इंटू यल के बराबर। तो यहाँ के अंदर बच्चों प्लस हो जाएगा हमारे पास यम इंटू यल। यम का मतलब यहाँ के अंदर 20 और यल का मतलब 80। इसी को सॉल्व कर लेना है, यम की वैल्यू निकाल लेनी है। बच्चों थोड़ा सा मेहनत हम लोग करेंगे। 540m प्लस ऑफ 100m, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 640 टाइम्स ऑफ m। यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा, इसको देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट मीन्स 100। यहाँ पर 100 हो गया, प्लस यहाँ के अंदर हो गया बच्चों कितना हो जाएगा? ये यहाँ के अंदर 100 हो गया, प्लस यहाँ के अंदर 1600 हो गया। बच्चों यहाँ पर 640m इक्वल टू 1700 हो गया। m की वैल्यू बच्चों 1700 डिवाइडेड बाई 640 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मैच करेगा, ऑप्शन जो हमारा है फ्रैक्शन के रूप में ही दिया है, समथिंग अपॉन समथिंग, तो इसको कट करके देखते हैं। 0 0 हट जाएगा, 170 डिवाइडेड बाई 64।
इसको 2 से कट करें तो यहाँ 32 हो जाएगा और यहाँ 85 आ जाएगा। ऑप्शन जो मैच यहाँ के अंदर करेगा और इसका यूनिट होगा ग्राम में, मैचिंग ऑप्शन बच्चों यहाँ के लिए जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज 3 rods made of same material and having the same cross section have been joined as shown in the figure. Okay, each rod is of the same length. सभी रॉड बच्चों सेम लेंथ के दिखाए गए हैं। The left and the right ends are kept at 0 degree C and 90 degree C respectively. The temperature of the junction of the 3 rods will be. बच्चों इस तरह से 3 रॉड का कॉम्बिनेशन बनाया गया है ऐसे, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर बच्चों तीनों को आइडेंटिकल बोला गया, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन है। यहाँ के अंदर बच्चों सारी चीज़ें यहाँ के अंदर सेम बताई गई हैं। मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन हैव बीन जॉइंड एज शोन इन द फिगर। ओके, और यहाँ पर सबका लेंथ भी सेम बताया गया है। यहाँ टेम्परेचर बताया गया 0 डिग्री सी है, यहाँ टेम्परेचर बताया गया बच्चों 90 डिग्री सी है और यहाँ पर टेम्परेचर बताया गया कितना 90 डिग्री सी है। तो अगर सभी सेम लेंथ के हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, सबसे खास बात तो यहाँ पर बच्चों सबके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया गया वो भी क्या होगा, सेम होगा। सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल, तो सबका जो थर्मल रेजिस्टेंस इनके द्वारा जो ऑफर किया गया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, ये जंक्शन का टेम्परेचर सपोज करिए थीटा है। तो ऐसे केस में मैंने आपको कई तरीके बताए थे सॉल्व करने के कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर थीटा है तो आप क्या करोगे कि सारे करंट जो जंक्शन पे मिलेंगे अगर उनका अलजेब्राइक सम करें नियम के अनुसार तो क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर बच्चों थर्मल करंट की वैल्यू, हीट करंट की वैल्यू इस वाले ब्रांच में मैं देखूँ तो थीटा माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। ऐसे यहाँ के लिए करो और सबका सम कर लो। थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस आर, प्लस यहाँ के अंदर थीटा माइनस ऑफ 90 डिवाइडेड बाई आर। इन सबका सम करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इस तरह से बच्चों थीटा अपान आर, थीटा माइनस 90 अपान आर, थीटा माइनस 90 अपान आर, तो यहाँ के अंदर बच्चों ये आ जाएगा थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 180 अपॉन आर। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों 3 थीटा विल बी इक्वल टू 180। यहाँ 3 थीटा माइनस 180 0, 3 थीटा इक्वल टू 180। इसका मतलब बच्चों थीटा की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और इस तरह से रिजल्ट हमारा आ जाएगा 60 डिग्री सी। ठीक है, तो ऑप्शन को अगर देखें बच्चों तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा मैच करता हुआ वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 8 इंटू 4 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर वहाँ रहेगा ऑफ ये ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 127 डिग्री सी इमिट्स एनर्जी ई पर सेकेंड। ओके बच्चों, किसी ब्लैक बॉडी के द्वारा जो एनर्जी पर सेकेंड निकाले जाते हैं उसको रेडियंट पावर आप कह सकते हो। ठीक है, और रेडियंट पावर जो होता है बेटा वो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4, ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, इमिसिव पावर जिसको हम लोग लिखते थे, इमिसिव पावर में क्या होता था, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर कर दिया, एरिया को इधर भेज दिया, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ मैक्सिमम केसेज में एरिया नहीं चेंज होता लेकिन इस क्वेश्चन में एरिया भी चेंज हो रहा है तो उसको भी लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, आगे पहले जो टेम्परेचर था बच्चों 127 डिग्री सी था। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बच्चों अगर रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी है और उसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के दोनों हाफ हाफ कर दोगे तो यहाँ पर एरिया जो इस बॉडी का होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ के अंदर बच्चों अगर दोनों को हाफ करोगे लेंथ ब्रेड्थ को तो एरिया 1/4 हो जाएगा। अच्छा, और टेम्परेचर यहाँ के अंदर क्या किया गया है,
327 डिग्री सी कर दिया गया है। तो रेशियो ऑफ इमिसिव एनर्जी बिकम्स, यहाँ के अंदर बच्चों इमिसिव एनर्जी जिसको कहा इनफैक्ट वो इमिसिव पावर है, क्योंकि पर सेकेंड उसमें लगा के क्वेश्चन में बोला गया है। तो सिंपली मैं कहूँगा P1 डिवाइडेड बाई P2, इसी को हम लोग यहाँ के अंदर बच्चों P1 डिवाइडेड बाई P2 रेशियो ऑफ इमिसिव पावर पूछा गया है क्या होगा, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ फाइनल इमिसिव पावर दिया गया, कोई बात नहीं। यहाँ के अंदर बच्चों हम लिखेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर 4। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों P1 दैट इज इमिसिव पावर इन फर्स्ट केस विच इज E, और बच्चों यहाँ इमिसिव पावर दूसरे केस में चलो हम P2 ही रहने देते हैं, निकाल के देखना है क्या होगा। एरिया पहले केस में अगर ये है तो अब बच्चों एरिया की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/4, ये बाई 4 ऐसे हो गया। एरिया की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर आ गया A/4 मल्टीप्लाइड बाई T1 अपॉन T2 की पावर 4। जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ उस बॉडी का बच्चों शुरुआत में टेम्परेचर है 127 डिग्री सी, जो कि केल्विन में कन्वर्ट करें तो 400 केल्विन आ जाएगा। और फाइनल टेम्परेचर बच्चों जो हमको दिया गया है वो दिया गया 327, जो कि आ जाएगा 600 केल्विन। 273 प्लस कर लेंगे कि पावर क्या हो जाएगा 4। बच्चों इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, E डिवाइडेड बाई P2 दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 4/1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये हमारे पास 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ के अंदर हो जाएगा 2/3 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 81, यही आएगा ना, 16 डिवाइडेड बाई 81। तो बच्चों यहाँ के अंदर ये हो गया 64 डिवाइडेड बाई 81। हमें P2 पता करना सर, P2 फाइनल इमिसिव पावर क्या होगा। यहाँ पर हालांकि रेशियो लिख के दिया, लेकिन ऑप्शन में इमिसिव पावर बच्चों फाइनल वाला दिखाया गया है। तो यहाँ P2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 81 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A, यही हमारा आंसर होगा। और करेक्ट मैचिंग ऑप्शन जो यहाँ पे हमें दिख रहा है इसके रिगार्डिंग वह है बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे बच्चों वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सी टू 49 डिग्री सी इन 5 सेकेंड। बच्चों कोई बॉडी है वो 50 डिग्री सी से कूल हो रहा है 49 डिग्री सी तक, और इसमें जो समय उसके द्वारा लिया गया है, जो टाइम टेकन है दैट इज 5 सेकेंड, ये हमको दिया गया है। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 40 डिग्री सी टू 39.9 डिग्री सी। सवाल ये है कि अगर उसी बॉडी को 40 डिग्री सी से कूल होके कितना आना हो 39.9 डिग्री सी तक जाना हो, तो यहाँ पर सवाल ये है कितना टाइम अब लगेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा गया एज्यूम दैट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू बी 30 डिग्री सी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड। यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विच इज हियर 30 डिग्री सी। ओके, देखते हैं बच्चों सॉल्व करके क्या आ रहा है यहाँ पर। बच्चों पहला सिचुएशन जो है हम यही कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ऑफ द बॉडी माइनस थीटा ऑफ द सराउंडिंग। बच्चों यहाँ के अंदर हम लोग जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ कोई एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर सवाल यह है कि जिस बॉडी की हम बात करें उसका टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर बॉडी का ले, तो मैंने आपको बताया ऐसे केस में बच्चों एवरेज टेम्परेचर आप लोगे। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, 50 से 49 में डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। टाइम जो लगा यहाँ के अंदर डेल्टा टी की वैल्यू इनफैक्ट यहाँ के अंदर जो हमारे पास है वो बच्चों कितना है 5 सेकेंड, इक्वल टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। थीटा की एवरेज वैल्यू यहाँ के अंदर होगा 50 प्लस 49 यानी कि 99/2। यहाँ के अंदर बच्चों ये आ गया 99/2, दिस प्लस दिस बाई 2।
माइनस ऑफ थीटा ऑफ दी सराउंडिंग। थीटा ऑफ दी सराउंडिंग यहाँ के अंदर बच्चों क्या है, 30 डिग्री सी है। ओके, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर हो गया 1/5, दिस विल बी इक्वल टू के 99 माइनस ऑफ 60, 99 माइनस ऑफ 60, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों 39 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, 99 माइनस ऑफ 60 दैट इज 39 बाई यहाँ के अंदर क्या आ गया 2। तो बच्चों यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 39 इंटू क्या हो गया 5, ये आ गया k की वैल्यू, जो आगे अभी अगले सिचुएशन में ये काम आने वाला है। ऐसे रख लेते हैं। दूसरे सिचुएशन में t कितना लगेगा पूछा गया है। यहाँ के अंदर बच्चों डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t, फिर यही इक्वेशन लगाएंगे। डेल्टा थीटा की वैल्यू 40 माइनस 39.9 दैट मीन्स 0.1, इतने का चेंज हुआ। डेल्टा t की वैल्यू सिंपली मैंने यहाँ t लिख दिया है, इक्वल टू k। k की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाल रखा है, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 39 इंटू 5 इंटू थीटा की एवरेज वैल्यू। यहाँ पे बच्चों थीटा की एवरेज वैल्यू 40 प्लस 39, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ के अंदर आ जाएगा 79.9, यहाँ पर आ जाएगा 79.9 बाई 2 माइनस ऑफ थीटा ऑफ दी सराउंडिंग, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास बच्चों यहाँ पे है 30। ये पूरा सॉल्व करोगे बच्चों, आंसर निकालोगे, थोड़ा मेहनत वाला काम है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन करने के लिए ऑप्शन अगर दूर दूर आपको दिख रहे हैं तो इसको 80 मान लो दिमाग में, ठीक है बच्चों। 39 को 40 दिमाग में मान लो, अप्रॉक्स में तो आंसर मिल ही जाएगा। तो फिलहाल इसको आप सॉल्व करके देखना बच्चों, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट में 1 सेकेंड के आसपास आएगा। यहाँ पर बच्चों अगर ऑप्शन में जाके मैं करेक्ट मैचिंग कराऊं तो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग जो होगा वो होगा ऑप्शन ये, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ के अंदर हम लोग लेंगे बच्चों वो होगा ऑप्शन ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न देखें आप सभी बच्चे। कहा गया अ रेक्टेंगुलर बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा m एट 2000 केल्विन, इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट 3000 केल्विन विल बी। बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ले लिया जाए और बॉडी का टेम्परेचर ले लिया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ रही थी जिसको वीन्स कांस्टेंट कहा था। यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर बच्चों हमसे लैम्डा पूछा गया ना, लैम्डा मैक्सिमम इंटेंसिटी के रिगार्डिंग जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर बच्चों लैम्डा m इन केस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा m इन केस 1 इक्वल टू T1 अपान T2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर T1 अपान T2 यहाँ पर हो जाएगा 2000 अपान 3000, 2000 अपान 3000। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 2/3, ठीक। यहाँ पर बच्चों लैम्डा m मैक्सिमम वेवलेंथ जो यहाँ पर आएगा दूसरे केस में वो बच्चों मेरे पास आ जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं माफ करिएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो आएगा वो हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा m इन केस ऑफ इन फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में लैम्डा m की वैल्यू लैम्डा m नाम से ही दिया है, लैम्डा m1 को हम लैम्डा m सिंपली लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस मैच करेगा वो होगा ऑप्शन बी, करेक्ट मैचिंग दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Question number 13. Question number 13 says a composite bar of length L equal to L1 plus L2 is made up from a rod of material 1 and length L1 attached to the rod of material 2 and of length L2 as shown.
बच्चों यहाँ पर दो रॉड्स हैं, ऐसे दो रॉड्स हैं, इन दोनों को मिला करके कंपोजिट रॉड बनाया गया है। इसका लेंथ बच्चों हमारे पास क्या है, L1 है, इसका लेंथ क्या है, L2 है। ऐसे L2 हो गया, ये L1 हो गया, ठीक है। अब क्या है, इनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स हमारे पास α1 और α2 ऐसे दिखाए गए हैं। If α1 α2 are their respective coefficients of linear expansion, then equivalent coefficient of linear expansion of composite rod। कंपोजिट रॉड का लीनियर एक्सपेंशन हमें बताना है। मान लो बच्चों इसके शुरुआती लेंथ जो रहे हों वो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर जो शुरुआती लेंथ इसका है L1 है, इसका L2 है। जब टेम्परेचर बढ़ाया गया होगा तो दोनों के लेंथ बच्चों ऐसे बढ़े होंगे, दोनों के लेंथ यहाँ पर बढ़ गए होंगे, थोड़े थोड़े ऐसे करके यहाँ बढ़ गए होंगे। ओके ओके, यहाँ पर बच्चों इसका लेंथ हमारे पास हो गया L'1 और इसका लेंथ हो गया L'2, ऐसे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पूरे रॉड का कंबाइंड लेंथ जो हमारे पास हो गया वो हो गया यहाँ के अंदर बच्चों L'1 प्लस ऑफ L'2। ओके, दिस विल बी इक्वल टू कंपोजिट लेंथ। कंपोजिट लेंथ का मतलब यही इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ द होल रॉड, और यहाँ पर इसको L' कर देते हैं, L' कर देते हैं। बच्चों ये कितने डिग्री पर है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद डेल्टा थीटा टेम्परेचर मैंने बढ़ाया होगा, उस समय की बात कर रहे होंगे। तो अब देखो यहाँ पर जिस रॉड का लेंथ पहले L1 था वो L1' हो गया। तो L1' की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर जब हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर बच्चों L1' पहले L' की वैल्यू देखिए, इस पूरे को एज ए सिस्टम देखें तो यहाँ के अंदर बच्चों इसका जो इनिशियल लेंथ था मिला करके वो था L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, ये इसका इनिशियल लेंथ हो गया। ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इसके लिए कंपोजिट जो अल्फा होगा हमने मान लिया अल्फा है इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब पहले वाले का लेंथ डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ने के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा L2, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर L1 प्लस L2 की वैल्यू हमको बताया गया है, मिलाकर L है। तो मैं यहाँ L1 प्लस L2 के स्थान पे लिख देता हूँ L, ठीक है। इसके स्थान पे बच्चों L लिख देता हूँ और L अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो हो जाएगा L प्लस अल्फा इंटू यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा डेल्टा थीटा इंटू हो जाएगा L। दिस मच विल बी इक्वल टू, यहाँ के अंदर बच्चों इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से L1 और यहाँ से L2, और L1 प्लस L2 एक साथ लिखेंगे, उसको हम लिख देते हैं L। यहाँ पर हो जाएगा L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा, यहाँ पर हो जाएगा L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। तो बच्चों डेल्टा थीटा को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, L1 डेल्टा थीटा 1, डेल्टा थीटा को कॉमन कर लिया, माफ करिएगा। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, ऐसे हो गया, और डेल्टा थीटा हमारा कॉमन हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब देखो L दोनों साइड से हटा लीजिए आप, L दोनों साइड से हटाएंगे तो बचेगा क्या, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू L इक्वल टू, यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास होगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, दिस मच इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमें बच्चों अल्फा की वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगी L1 अल्फा 1 प्लस ऑफ L2 अल्फा 2, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा L। यही हमारा आंसर होगा। अगर मैच कराएं तो मैच कराने से जो करेक्ट मैचिंग हमें दिख रहा है बच्चों, L1 अल्फा 1 या अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 बाई L, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ के लिए जो करेक्ट मैचिंग हमारे पास होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी, ठीक। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइडियल गैस को बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया गया है, अनटिल इट्स प्रेशर डबल्स,
जब तक कि इसका प्रेशर डबल नहीं हो जाता तब तक इसको हीट किया गया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा यहाँ के लिए? बच्चों आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, PV इक्वल टू NRT। यहाँ पर कहा गया आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं ऐसे लिख लूँ P इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई V इंटू T, वॉल्यूम कांस्टेंट, N और R भी यहाँ ऑब्वियसली कांस्टेंट होंगे, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर प्रेशर को मैं डबल कर दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली बच्चों टेम्परेचर भी यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रेशर को डबल करने से बेटा यहाँ टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर डबल हो जाएगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो यहाँ के अंदर है वो बच्चों स्क्वायर रूट में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमारे पास होगा वो यहाँ के अंदर बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कुछ आ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर मैंने डबल किया है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखें कर हम मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स डबल्स, नहीं सर, मीन स्पीड भी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो भी स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों डबल होंगे, वो उतने ही रहेंगे। द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल, देखो इस ऑप्शन में बच्चों रूट गायब है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको कहेंगे, और यहाँ के अंदर बच्चों रूट हटा के अगर बोलें तो इसको हम कहेंगे मीन स्क्वायर। यहाँ के अंदर रूट मीन स्क्वायर में से रूट को हटा दें तो यहाँ पर बच्चों इनफैक्ट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी, यहाँ के अंदर बच्चों ऐसी हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो मीन स्क्वायर वैल्यू जो पहले VRMS का स्क्वायर था अब 2 टाइम्स ऑफ VRMS का स्क्वायर हो गया, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ के अंदर क्या हो गई, डबल हो गई। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा बना वो हो गया ऑप्शन C। ठीक है, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों हो गया ऑप्शन C। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज एट ए सर्टेन टेम्परेचर the RMS velocity of oxygen is 400 meter per second. Okay, at the same temperature वही है, RMS velocity of H2 molecule will be, बच्चों यहाँ पर RMS velocity जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट के अंदर 3RT डिवाइडेड बाई EM0, ये आप सबको पता है। टेम्परेचर सेम रखा गया, केवल मॉलिक्यूल बदला जा रहा है, तो बदलो यहाँ बच्चों यहाँ मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा। इसका मतलब VRMS विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के अंदर मॉलिक्यूलर मास। बच्चों यहाँ VRMS की वैल्यू H2 के लिए VRMS की वैल्यू O2 के लिए अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 जो कि 32 होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 जो कि 2 होगा। तो बच्चों यहाँ पर हो गया 16/1 का स्क्वायर रूट जो कि हो जाएगा 4/1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि VRMS स्पीड जो होगा H2 के लिए वो हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ VRMS स्पीड फॉर किसके लिए, यहाँ O2 के लिए। तो बच्चों 4 इंटू दिस O2 के लिए जो यहाँ के लिए बच्चों हमारे पास दिया हुआ वो 400 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये हो गया 1600 मीटर पर सेकेंड, यही बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट आंसर होगा। और चॉइस वाइज देखें तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा ऑप्शन C। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन C। ओके बच्चों, ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन।